द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल, जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मधुर होती है। अगर इस वर्क के बारे में बात किया जाए तो इसे लता मंगेशकर और नसरीन मुन्नी कबीर इन दोनों के बीच की एक इंटरव्यू के बारे में बताया जाता है। अगर हम नसरीन मुन्नी कबीर के बारे में बात करें तो उनका जन्म हैदराबाद, भारत में हुआ था और अभी वह लंदन में रहने वाली एक राइटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी जो कि हिंदी सिनेमा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा। उनमें से कुछ है गुरुदत्त, अ लाइफ इन सिनेमा, टॉकिंग फिल्म्स एंड टॉकिंग सॉन्ग्स विथ जावेद अख्तर, द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक विथ AR रहमान, लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस। और उन्होंने कंप्लीट डायलॉग भी लिखा है क्लासिकल फिल्म्स जैसे मुगले आजम और आवारा के लिए। अब इसके बाद हम लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है और वह एक वर्सेटाइल सिंगर है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। वर्सेटाइल किसे कहते हैं? जिसे सब कुछ आता है। तो इन्हें हर तरीके के गाने को गाना बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। अगर हम लता मंगेशकर के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत तरीके बदलाव को देखा और उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान प्रदान किया गया है क्योंकि वह इंडिया की सबसे ग्रेटेस्ट सिंगर रही हैं। उन्हें 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, और उन्हें भारत रत्न 2001 में मिला था। और फ्रांस के गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफिसर ऑफ द लीजन का ऑनर दिया था, जो कि फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, और यह उन्हें 2019 में मिला था। और इंडिया की गवर्नमेंट ने उन्हें डॉटर ऑफ द नेशन का अवार्ड भी दिया उनके 90th बर्थडे में। इसमें हम लोग नसरीन मुन्नी कबीर और लता मंगेशकर के बीच में जो इंटरव्यू हुआ है उसके बारे में जानेंगे। पहले नसरीन मुन्नी कबीर बोलती है कि आपने गाना गाने की शुरुआत कैसे की, जिस पर लता मंगेशकर बोलती है बचपन से ही मैं अपने बाबा को गाना गाते हुए सुनती थी और वह जितनी भी तरीके का म्यूज़िकल नोट को बोलते थे या गाते थे मैं उन्हें याद कर लेती थी, लेकिन मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने बाबा के पास जा कर के गाऊं। एक दिन की बात है जब वह अपने एक शागिर्द को राग पुरिया धनश्री सिखा रहे थे और किसी कारणवश बाबा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बाबा के जितने भी शागिर्द थे वह गा रहे थे। मैं बाहर खेल रही थी और मैंने उन्हें गाते हुए सुना। मुझे ऐसा लगा कि उनका शागिर्द सही ढंग से नहीं गा रहा है, तो मैं अंदर गई और मैंने बोला इसे ऐसे नहीं गाया जाता है, इसे आप कुछ इस तरीके से गाओ, और मैंने वह नोट गाना शुरू कर दिया। इतनी ही देर में मेरे बाबा वापस आते हैं और उन्होंने मुझे सुना। फिर उन्होंने मेरी माँ को कहा कि हमारे घर में तो एक बहुत ही अच्छी सिंगर है, और मुझे तो इस बारे में जानकारी ही नहीं था। अगली सुबह बाबा ने मुझे उठाया और बोला कि लो तानपुरा लो और अब से हम लोग गाना गाना सीखेंगे।
और फिर उसके बाद हम लोगों ने शाम राग की शुरुआत की और फिर उसके बाद से मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। मैं उसमें 5 साल के आसपास होंगी। अब यहाँ पे फिर से नसरीन मुन्नी कबीर उनसे बोलती है, उनसे पूछती है कि वह कितनी उम्र की थी जब उन्होंने पब्लिक के सामने गाना गाया था और उन्हें कैसा लगा। तो इसमें लता मंगेशकर जी बोलती है 1930 के समय होगा जब बाबा की थिएटर कंपनी टूर पे निकली थी शोलापुर में, और एक दिन कुछ लोगों ने उन्हें गाना गाने को कहा। मैं उन लोगों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती थी और मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा क्या मैं आपके साथ गा सकती हूँ। तो मेरे बाबा ने हंसते हुए कहा, तुम कैसे गा सकती हो। तो मैंने कहा क्यों नहीं गा सकती, मैं तो गा सकती हूँ। तब उन्होंने मुझसे कहा, तुम कौन सा राग गाओगी। तब मैंने बोला खामावती और भी बहुत सारे गाने। तब उन्होंने मुझे गाना गाने का अवसर दिया। वह म्यूज़िक प्रोग्राम नूतन थिएटर में हुआ था शोलापुर में, और बाबा के आने से पहले मैंने वहाँ पे राग खामवती गाया। फिर उसके साथ साथ 2 मराठी गाने भी गाए। तब मेरे पिताजी रात भर वहाँ पे गाए और मुझे याद है कि मैं बाबा के पास ही सो गई थी स्टेज में। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला परफॉर्मेंस था और उस समय मैं 9 साल की थी। ऐसा बोलते हुए लता मंगेशकर जी थोड़ा मुस्कुरा रही थी। उसके बाद मैं बाबा के साथ बहुत सारे कॉन्सर्ट में गई और जब मैं 11 साल की थी हम दोनों ने रेडियो में गाना गाया था। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर बोलती है कि बचपन में क्या आप अपनी बहनों के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे। जिस पे लता मंगेशकर जी बोलती है, हाँ हम लोग थे, हम लोग अभी भी एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। हम लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशहाल परिवार है। लेकिन जब हम छोटे थे तो हम लोग लड़ाई भी बहुत करते थे। फिर यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर बोलती है कि आपकी करियर की शुरुआत 1942 में हुई थी और फिर उसके बाद आपको लगातार 4 मराठी फिल्में मिली। फिर उसके बाद 1944 का समय था जब आपको गजा भाव का मौका मिला वहाँ गाने के लिए, और वह आपकी पहली हिंदी सॉन्ग थी। जिस पे यहाँ पे लता मंगेशकर जी बोलती है, हाँ लेकिन मैंने पूरे गाने को नहीं गाया था, मैंने उसके कुछ लाइंस को ही गाया था। जिसके बाद नसरीन मुन्नी कबीर उनसे पूछती है कि कैसा लगा था आपको आपकी लाइफ में पहली बार कैमरे के सामने आना। जिस पे लता मंगेशकर जी बोलती है कि अगर मैं सच बोलूं तो मुझे एक्टिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जिस दिन से मैंने एक प्लेबैक सिंगर की तरह गाना शुरू किया तब मैंने भगवान से कहा कि आज के बाद मैं प्लेबैक सिंगर ही बनूंगी और मैं कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिंग नहीं करूंगी। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर बोलती है कि आपको क्या लगता है एक अच्छे सॉन्ग के लिए क्या मायने रखता है। जिस पे लता मंगेशकर जी बोलती है कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी गाने का कि उसके शब्द कैसे है। जिस तरीके के शब्द रहेंगे तो शब्दों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया जाता है किसी भी गाने के लिए। शब्दों को कैसे लिखा गया है वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर वहाँ पे ट्यून्स होती है,
फिर उसी बीच गाने के बीच में कुछ कुछ इंटरल्यूड्स होती है, तो वो भी गाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और गाने को गाने के लिए एक अच्छा गायक भी होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ जब यह सारी चीज़ें आप एक साथ लाते हो, तो अब उसके बाद यहाँ पे फिल्म डायरेक्टर का यह बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वह गाने को अच्छे तरीके से पिक्चराइज करे और किस तरीके से एक्टर या एक्ट्रेस उसे स्क्रीन पे परफॉर्म करती है। तो मेरे लिए सारी की सारी चीज़ें मैटर करती है जो गाने को बहुत ही बेहतरीन बनाती है। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर उनसे फिर पूछती है कि आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा चीज़ आज भी आपके गाने में देखने को मिलता है, जिस पे लता मंगेशकर जी थोड़ी देर रुकती है। फिर उसके बाद बोलती है मेरा कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि जब कभी भी मैं गाना गा रही हूँ तो मैं सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से गाऊँ। उस गाना के अलावा मैं सारी की सारी चीज़ों को भूल जाती हूँ और मैं अपने ध्यान को अच्छे ढंग से गाने पे ही फोकस्ड करती हूँ। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर बोलती है कि आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन बहुत ही काबिले तारीफ़ है। मैं बहुत ही कम लोगों को जानती हूँ जो आपकी तरह इतनी ज़्यादा अटेंटिव होती है, हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनती है। जिस पे लता मंगेशकर जी हंसती है। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर उनसे पूछती है कि आप बाकी लैंग्वेजेस में कैसे गा पाते हो, जिस पे लता मंगेशकर जी बोलती है कि सबसे पहले तो मैं जिस गाने को गाना है उस गाने को, उस भाषा को किसी पर्सन के द्वारा सुनती हूँ कि वह उस भाषा को किस तरीके से बोलता है। फिर उस गाने के जो लिरिक्स है, जो गाने के जो बोल है, मैं उन्हें अच्छे से सुनती हूँ और मैं देखती हूँ कि जो व्यक्ति उस गाने को गा रहा है वह किस तरीके से गा रहा है। फिर मैं उस गाने को अपने हिंदी शब्दों में लिखती हूँ, फिर वापस उसे गाती हूँ। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर उनसे पूछती है कि क्या आपको पता है कि आपने आज तक कितनी सारी भाषाओं में गाना गाया है, जिस पे लता मंगेशकर जी हंसती है और बोलती है मराठी, उर्दू, पंजाबी, मुझे संस्कृत भाषा भी समझ में आती है और मैंने बंगाली भी सीखा है, मैंने तमिल भी सीखने की कोशिश की है। मैं तो उसे लिख लेती हूँ, लेकिन सही में तमिल बहुत ही टफ लैंग्वेज है। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर बोलती है कि आप तो बहुत ही अच्छे लिंग्विस्टिक्स है, आपको तो बहुत सारी भाषाएं बहुत अच्छे ढंग से पता है। ऐसा क्या था जिसने आपको इतनी सारी भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ पे लता मंगेशकर जी बोलती है 1946 की बात है, जब मैं एक फिल्म जिसका नाम सुभद्रा है उसके लिए काम कर रही थी। सुभद्रा की जो मेन एक्ट्रेस थी उनका नाम था शांता आप्टे। हम दोनों ने एक साथ गाना गाया और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक तमिल सॉन्ग को रिकॉर्ड किया है। मैं उस समय 15-16 साल की होंगी, लेकिन जब मैंने उस गाने को सुना तो मैंने खुद से बोला कि मुझे और भी भाषाएं सीखना चाहिए ताकि मैं अलग अलग भाषाओं में गा सकूं। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर बोलती है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो, आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने का भूख है और अपने आप को बेहतर करने का चाह है। आपने आज तक कितनी सारी भाषाओं में गाना गाया होगा, जिस पे लता मंगेशकर जी बोलती है 36
और ऐसा बोलते हुए वह हंसने लगती है। अब यहाँ पे लता मंगेशकर जी बोलती है, मैंने भारत की सारी भाषाओं में गाना गाया है। उसके अलावा डच भाषा, रशियन भाषा, फिजियन भाषा, स्वाहिली भाषा और इंग्लिश भाषा, इन सारी की सारी भाषाओं में मैंने गाना गाया है। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर बोलती है कि मैंने एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर वंडरफुल डबल एल्बम को सुना है, लता मंगेशकर लिव एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन। दिलीप कुमार जी ने ही आपको इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि आप उस समय काफ़ी छोटी थी। उसके बाद आपने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भी परफॉर्म किया। तो यूके और यूएस की ऑडियंस में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? जिस पे लता मंगेशकर जी बोलती है कि चीज़ें अभी बदल चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूके की ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर बोलती हैं, 1974 का समय था जब आपको गोल्ड डिस्क, जिसे EMI ने आपको प्रेजेंट किया था, और आपको वर्ल्ड मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट का उपाधि मिला था, तो आपको ऐसा कैसा लगा था? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, आप पहली एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट बने थे जिनको गोल्ड डिस्क मिला था। फिर उसके बाद 1979 का समय था जब आप रॉयल एल्बर्ट हॉल में भी आपने परफॉर्मेंस दिया था, और इस बार रेन ऑर्केस्ट्रा के द्वारा। और उस रेन ऑर्केस्ट्रा को कौन चला था? तो ईडी वेल्स। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जिस पे लता मंगेशकर जी कहती हैं कि एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा, मैंने बहुत सारे गाने गाए जिस पे मीरा के भजन भी थे। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर उनसे पूछती है, आपको लगता है कि आप एक अच्छे, एक हैप्पी पर्सन हो? जिस पे लता मंगेशकर जी बोलती है, मैं हमेशा से ही पॉजिटिव रही हूँ, मेरे पास किसी और काम को करने का समय ही नहीं रहता था, मैं हमेशा से काम करते रही। लेकिन एक हद तक यह बात भी सही है, लोग मेरे मूड का पता नहीं लगा सकते। मैं हंसती हूँ और मैं जोक भी करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर यह दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि मैं अंदर से क्या फील करती हूँ। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर कहती है कि मुझे लगता है कि आप एक अच्छे कुक भी है, आपको कुकिंग किसने सिखाया? जिस पर लता मंगेशकर जी बोलती है कि मेरी नानी माँ ने और मेरी माँ ने मुझे कुकिंग करना सिखाया। मैं बहुत ही कम एज की थी जब मैंने कुकिंग करना सीखा। मैं घर का कभी लंच तो कभी डिनर खुद बनाती थी, और जब कभी भी मैं किचन से निकलती तो किचन को बिल्कुल ही साफ़ सुथरे तरीके से साफ़ करके मैं वहाँ से निकलती थी। मुझे कुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुकिंग से भी ज़्यादा क्या पसंद है कि लोगों को यह खाना पसंद आता है। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी के लिए खाना बनाता है और लोगों को यह पसंद आता है, तो इस बात से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर बोलती है, और फोटोग्राफी का क्या? आपको तो फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने सुना है। तो यहाँ पे लता मंगेशकर जी बोलती है, 1946 का समय था जब हम लोग बाहर शूट करने निकले थे, और मैंने एक पिक्चर को क्लिक किया था जिसमें एक आदमी एक नदी के पास खड़ा था। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने माधवराज शिंदे जो कि हमारे फिल्म डायरेक्टर थे उनको बताया अपने इंटरेस्ट के बारे में,
और उन्होंने मुझे बहुत सारी बेसिक बातें बताई कि फ़िल्म को कैसे लोड किया जाता है, किस तरीके का कैमरा चाहिए। और मेरा सबसे पहला कैमरा रोलिक्स था जिसे मैंने 1200 रुपये में ख़रीदा था। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर बोलती है कि मुझे तो पूर्ण तरीके से विश्वास है कि पंडित नेहरू जी की आंखों में आंसू आए थे जब आपने ऐ मेरे वतन के लोगों को गाया था। तो कैसा अनुभव आपका रहा था? जिस पर लता मंगेशकर जी बोलती है, यह तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख का समय था जब 1962 में चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था और प्रदीप जी ने इस गाने को लिखा था और मैंने पहली बार इस गाने को 26 जनवरी 1963 में रिपब्लिक डे के दिन दिल्ली में गाया था। और जब मैंने इस गाने को फिनिश कर दिया था तो मैं स्टेज के पीछे जा कर के बैठ गई थी और मैंने कॉफ़ी मांगा था। उसी समय महबूब साहब अंदर आते हैं और वह कहते हैं, लता कहाँ है? पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। मैं उनके पीछे पीछे गई और जब पंडित जी ने मुझे देखा वह खड़े हो गए। इंदिरा जी और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी वहाँ पे थे। महबूब साहब ने मुझे यह कह के बुलाया कि यही है लता मंगेशकर जी और उन्होंने कहा, बेटा तुमने तो आज मुझे रुला दिया। अब मैं वापस घर जा रहा हूँ तो तुम मेरे घर आना चाय पीने के लिए। तो हम सारे के सारे लोग 3 मूर्ति भवन गए थे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहते थे। जिस पे अब नसरीन मुन्नी कबीर बोलती है कि क्या आपने दोबारा पंडित जी से मुलाकात की? जिस पे लता मंगेशकर जी बोलती हैं, हाँ, वह बॉम्बे आए थे एक चैरिटी शो करने के लिए और यह 1964 का समय था और यह इवेंट ब्रैमबॉर्न स्टेडियम में हुआ था। मैं स्टेज में थी और मुझे पंडित जी के पास से मैसेज आया था कि उन्होंने मुझे ऐ मेरे वतन के लोगों को गाने के लिए बोला, तो मैंने उसे दोबारा गाया। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर बोलती है कि आपको किस तरीके का गाना पसंद है और आप क्या क्या पढ़ती हो? जिस पे लता मंगेशकर जी बोलती है, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है और कभी कभी मैं गज़ल सुनती हूँ। मुझे हिंदी और मराठी नॉवल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे डिटेक्टिव स्टोरीज़ भी पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे इस बात का फ़क्र है कि मैंने शेरलॉक होम्स की बहुत सारी कहानियाँ भी पढ़ी है। मुझे गार्ली भी बहुत पसंद है, उनके कंटेम्प्रेरी ज़ूफ़ और मोमिन हिंदी मराठा पोइट्री भी मुझे कभी कभी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे नसरीन मुन्नी कबीर उनसे पूछती है कि आपके लिए म्यूज़िक का क्या मतलब है? जिस पे लता मंगेशकर जी बोलती है, यह मेरी लाइफ है, यह मेरे देवता है। मैं हमेशा म्यूज़िक की, संगीत की पूजा करती हूँ। वह मेरे पिता है, वह मेरे लिए माता है और मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ म्यूज़िक का, क्योंकि अभी मैं जो कुछ भी हूँ इस म्यूज़िक की वजह से ही हूँ। लोग मुझे मेरे म्यूज़िक की वजह से जानते हैं, लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों के लिए मैं भगवान का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के अलावा मुझे और क्या पसंद है, तो कोई भी राजा हो या रानी हो, कहीं भी मैं जाऊँ वहाँ पे मुझे प्यार ज़रूर मिलता है।